आज हम देखते हैं जो इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में युद्ध हो रहा है उसके बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हैं उन्होंने संडे को फायर कर दिया था इसराइल के ऊपर विद मोर देन 5,000 रॉकेट्स। उन्होंने एयर से, सी से और लैंड से सारी तरफ से इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अब तक 250 से ज़्यादा पीपल की डेथ हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा सीवियर वाउंड्स भी आए हैं काफ़ी लोगों को। और जो इसराइल है उन्होंने अपने एयर रेड सायरन्स बजाने शुरू कर दिए हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। और 100 से ज़्यादा जो मिलिटेंट्स हैं वो एसयूवीज, मोटरसाइकिल्स, पैराग्लाइडर्स से आकर जो इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप की बॉर्डर है जो फेंसिंग है उनको तोड़कर वो आ गए हैं। और जो सिविलियंस के ऊपर उन्होंने ओपन फायर कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस को होस्टेजेस भी बना लिया है जिसमें बच्चे और वुमेंस भी शामिल हैं। तो इसकी वजह से जो इसराइल है उन्होंने स्टेट ऑफ द वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो हमास मिलिटेंट ने यह कहा है कि जो इसके रिएक्शन में जो इसराइल ने रिटेलिएट किया है तो उसकी वजह से 370 पैलेस्टीनियन की अब तक डेथ हो चुकी है और 2200 से ज़्यादा वॉन्डेड हो चुके हैं। तो रिपोर्ट्स ने भी बता रही हैं कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने यह कहा है कि जो 400 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट हैं बहुत इसराइल और गाज़ा स्ट्राइक में तो उनको मार दिया जा चुका है। और अब हम देखते हैं जो इसराइल की गवर्नमेंट है उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि जो 100 से ज़्यादा इसराइलीज हैं उनको कैप्टिव बना लिया गया है गाज़ा में और 2000 से ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और 600 से ज़्यादा मर्डर किए जा चुके हैं। तो इसके रिएक्शन में इसराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन को लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट हमास हाइडआउट्स इन गाज़ा स्ट्रिप। और जो इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू तो उन्होंने यह भी आदेश दे दिया है कि गाज़ा स्ट्रिप को हम पूरा ख़त्म कर देंगे और पूरा कब्जा करेंगे उसके ऊपर। और उन्होंने अपनी एजेंसीज को यह बता दिया है कि उनकी सारी फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह सब सप्लाई बंद कर दो। तो इसराइल ने इनिशिएट कर दिया है ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन जिसके अंदर ये टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं गाज़ा स्ट्राइप के अंदर। तो जो इसराइल है उन्होंने अब पैसा भी खर्चना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, जैसे कि इन्होंने अपना $30 बिलियन का फॉरेन रिजर्व को कम कर दिया है ताकि हम डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर सकें। तो जो अभी इसराइल है उन्होंने इंडिया से और काफ़ी कंट्री से भी सपोर्ट मांगा है कि हमारे ऊपर जो वॉर हो गया है बहुत गलत हुआ है। तो अम्बेसडर है इंडिया में इसराइल के नर्ट गिलान, उन्होंने यह बताया है कि जो इंडिया है एक हाईली सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करते हैं वर्ल्ड में। तो जिसकी वजह से जो इंडिया का सपोर्ट है इसराइल के लिए वो बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया जाएगा और हम इसको टेररिज्म को ख़त्म करेंगे इंडिया की सपोर्ट के साथ। तो उन्होंने यह भी कहा कि जो सोशल मीडिया पे पीपल्स हैं वो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया की तरफ से हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो इंडिया है उसको यह भी पता है कि टेररिज्म कितना गंदा होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो पाकिस्तान है वो हमारे यहाँ भी टेररिज्म फैलाता रहता है। तो इसकी वजह से इंडिया का जो सपोर्ट है इसराइल में वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर के रिएक्शंस आए हैं इस अटैक के ऊपर तो क्या क्या आए हैं। तो जैसा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो इसराइल के पीएम है उन्होंने वर्ल्ड लीडर से बात भी करी है, जैसे कि उन्होंने यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटालियन के प्रीमियर जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक से उन्होंने बात करी है। और जो सारे लीडर्स उन्होंने ये कहा है कि जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और जो जर्मन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम 100 मिलियन यूरोस की एड देंगे जो भी इसके अंदर अटैक के अंदर मारे गए हैं। और जो जर्मन चांसलर और शॉल्ज उन्होंने यह भी कहा है कि जो ये अटैक हैं बारबरिक अटैक हैं इसराइल को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक भी है। अब हम बात करते हैं ईरान की। जो ईरान में इब्राहिम रईसी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो पैलेस्टीन है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है और हम वार्न करते हैं इसराइल को। तो जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं उन्होंने संडे को ये कहा कि ईरान सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन राइट्स टू सेल्फ डिफेंस और हम इसराइल को वार्न करते हैं और कोई भी अगर कोई गलत स्टेप उठाता है तो हम इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। तो हम जैसे पता है कि जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा था। बट जो ईरान कह रहा है हम अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं चला रहे हैं तो हमारे ऊपर जो सैंक्शन है वो कम करो। तो इसकी वजह से यूएन मिशन गया हुआ है ईरान के अंदर जो चेक कर रहा है कि अभी ईरान इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं। तो जो ईरान में यूएन का मिशन गया है तो उन्होंने यह कहा है कि जो तेहरान है इस हमस टैक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो ईरान के अंदर मिशन गया हुआ है यूएन का उन्होंने यह कहा कि तेहरान वाज नॉट इन्वॉल्व इन वन ऑफ द ब्लडीएस्ट अटैक इन इसराइल हिस्ट्री जहाँ पर 700 से ज़्यादा इसराइलीज मारे जा चुके हैं। तो ईरान यह भी कहता है कि हम ना तो कोई सीक्रेट फंडिंग करते हैं हमास को, हम कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पता है कि जो ईरान और इसराइल के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हैं और जो हमस ने अटैक भी इसी वजह से किया है। जैसा कि जो इसराइल है वो ईरान के ऊपर नजर रखे हुआ था कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बढ़ा तो नहीं था, बट इसका फ़ायदा उठाते हुए हमस ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। जिसकी वजह से हम यह भी कह सकते हैं जो मोसाद है इसराइल की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है
वो भी उसका भी फेलियर माना जा सकता है। बट अब हम यह नहीं कह सकते कि मोसाद को इसके बारे में पता लगा या नहीं लगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो इससे पता लगेगा कि जो मोसाद है ये इसका फेलियर है या इसमें कुछ इसके इनके पीछे की कोई इंटेलिजेंस है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमस है क्या। तो हमस को 1987 में फाउंड किया गया था शेख अहमद यासीन के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे मुस्लिम ब्रदरहुड में जब फर्स्ट पैलेस्टीनियन अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द इजरायली मिलिट्री कंट्रोल ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा। हमस है वो काफ़ी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है कि जो सुसाइड अटैक्स होते हैं इसराइल में इसराइली सिविलियंस के अगेंस्ट किसी के भी अगेंस्ट तो वो हमस ही करवाता है। और जो किडनैपिंग होती है किलिंग होती है इसराइली सोल्जर्स की वो सारा हमस ही करवाता है। तो यूएस है जो इसको एक टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित कर चुका है। तो जो हमस है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसराइल के राइट को कि वो एग्जिस्ट करता है एज अ स्टेट। और यह भी चाहते हैं कि जो जूस हैं सारे वो इसका रीजन का पार्ट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या चाहते हैं कि कोई हम कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं चाहते। हम पूरा जो इसराइल है जो मेडिटेरियन ईस्ट से जॉर्डन रिवर तक का है वो हम सारा पैलेस्टीनियन स्टेट को हम अपने अंडर लेना चाहते हैं। तो जो हमस है वो अलाइड है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि सीरिया और जो शियत इस्लामी ग्रुप है हिजबुल्लाह लेबनान में जो यूएस और इजरायली पॉलिसीज के खिलाफ चलता है। और जो इसका सबसे बड़ा वोकल सपोर्टर है ईरान वो भी इसराइल के साथ एक बैटल के तौर से ही गुजर रहा है। तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो डेकेड्स से जो ईरान है वो हमास को वेपन्स टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग ऐसी दे रहा है कि जिसकी वजह से उन्होंने इतने एडवांस रॉकेट बना लिए जो कि इसराइली टेरिटरी तक पहुंच गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसराइल है उन्होंने आर्टिकल 40 को इन्वोक कर दिया है। तो आर्टिकल 40 जो था वो सबसे पहले यूज़ किया गया था 1973 में योम किपुर वॉर के अंदर जिसको हम अक्टूबर वॉर और रमज़ान वॉर भी कहते हैं। तो ये जो हमास ने सैटरडे को अटैक किया है इसके रिटेलिएशन में जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने आर्टिकल 40 को एक्टिवेट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उन्होंने जो फैसला लिया है कि मिलिट्री स्टेप्स को देखते हुए कि हम आर्टिकल 40 को हम अप्लाई कर दे रहे हैं पूरे इसराइल के अंदर। तो देखते हैं भी आर्टिकल 40 है क्या। जो आर्टिकल 40 है यूएन चार्टर का ये बताता है कि जो यूएनएससी है वो मेजर्स ले सकता है अगर कोई थ्रेट टू द पीस है ब्रीच ऑफ द पीस करता है या एक्ट ऑफ एग्रेशन करता है तो इसके खिलाफ हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। और जो आर्टिकल 40 LF है उसको जो अप्लाई कर दिया गया है इसराइल के अंदर जिसकी वजह से इसराइल अब पूरी तरह से अटैक करेगा गाजा स्ट्रिप के अंदर। और उन्होंने जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हुआ उन्होंने ये कह दिया कि फूड फ्यूल सप्लाई सब उसकी बंद कर देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि योम किपुर वॉर है क्या। तो जो योम किपुर वॉर था ये कन्फ्लिक्ट हुई थी इसराइल और कोलिशन ऑफ अरब स्टेट्स जो इसको लीड किया गया था इजिप्ट और सीरिया के द्वारा। तो ये बिगिन हुआ था योम किपुर के दिन जो कि एक होलियस्ट डे माना जाता है जुडाइज्म के। और एक कोइंसाइड हो गया था 10th डे ऑफ इस्लामिक होली मंथ ऑफ रमज़ान इन 1973। तो जिसकी वजह से क्या हुआ जो इजिप्ट और सीरिया की मिलिट्री बिल्डअप है और उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और सरप्राइज अटैक कर दिया जिसकी वजह से इसराइल ने भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए रिटेलिएट किया। और जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुई दोनों साइड में सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पे हुई जिसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया था इसराइल के द्वारा 1967 में जो कि कहा जाता है 6 डेज वॉर। तो अब जो ये योम किपुर वॉर था ये किसकी वजह से हुआ था अब ये भी देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका मेन कोज ये बताया जाता है कि जो अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट है और अनरिजॉल्व इशू है पाकिस्तानी टेररिस्ट का उसकी वजह से ये वॉर हुई थी। और तो जैसा कि हमें पता है कि जो 6 डेज वॉर हुई थी इसराइल की जिसमें इसराइल बड़ी विक्ट्री के साथ जीत गया था। तो जो इजिप्ट और सीरिया है वो इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो चुके थे और ये इसराइल के ऊपर हमला करना चाहते थे। तो जो ये वॉर था ये बंद हुआ कब जब सीज फायर हुआ इसराइल और इजिप्ट के बीच में और इसराइल और सीरिया के बीच में यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता के बाद। तो इसकी वजह से क्या हुआ जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस थी वो शुरू हुई। रिजल्टिंग क्या हुआ पीस ट्रीटी साइन की गई इसराइल और इजिप्ट के द्वारा 1979 में इसराइल और जॉर्डन के द्वारा 1994 में। तो जो ये पीस ट्रीटी साइन करी गई थी इसके जो मेन कारण तो ये था कि जो लॉस्ट टेरिटरी है वो पाने के लिए इजिप्ट और जो जॉर्डन या कोई सीरिया है उनको और जो अरब प्राइड है उसको रिस्टोर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो कैजुअलिटी हुई थी योम किपुर वॉर में वो क्या थी। जो इसराइल है इसराइल में कम से कम 2500 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे और 8000 से ज़्यादा घायल हुए थे। इजिप्ट में माना जाए तो इजिप्ट में तकरीबन 10,000 से 15,000 मिलिट्री कैजुअलिटी हुई थी बहुत सोल्जर किल्ड एंड वॉन्डेड। और सीरिया में यह बताया जाता है कि 3500 से 3000 तक सोल्जर्स मारे गए थे और कुछ घायल हुए थे। और अदर और फोर्सेस जैसे कि हम देखते हैं कि जो अरब वॉर्स जो इसके अंदर शामिल हुई थी जैसे कि जॉर्डन इराक सऊदी अरेबिया तो इनके अगर मिला कर कहें तो 2000 से 3000 के बीच में इनकी कैजुअलिटीज हुई थी।
तो अब हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है इसराइल और पैलेस्टीन की वो क्या है। अब ये मैप में देख सकते हैं कि जो ये 1946 में ग्रीन पार्ट है ये सारा पैलेस्टीन का है, और जो वाइट पार्ट है ये जूइश लैंड है, आप हम कह सकते हैं इसराइल है। तो जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे 1947 में, 1967 में, 2010 तक, तो जो सारा पार्ट है ये इसराइल ने कब्जा लिया। और ये साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये रह गया है गाजा स्ट्रिप, और ये थोड़ा सा जो पार्ट रह गया है वेस्ट बैंक का रह गया है। तो जो इन एरिया से, जो ये गाजा स्ट्रिप के या वेस्ट बैंक के एरिया से जो ये हमास है या हम कह सकते हैं हिजबुल्ला वगैरह है, ये हमला करते रहते हैं इसराइल के ऊपर, ताकि हम इसकी जो टेरिटरी हैं दोबारा वापस ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ये इसराइल को ऐसा क्यों करना पड़ा कि हम इसकी टेरिटरी लें, तो इसकी अब हम हिस्ट्री देखते हैं। तो जो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है इसकी रूट्स पड़ गई थी 19th सेंचुरी में, जब जायनिस्ट ने एम किया था कि हमें एक जूइश होमलैंड चाहिए ओटोमन कंट्रोल्ड पैलेस्टीन में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बालफेयर डिक्लेरेशन हुई थी 1917 में, तो बालफेयर डिक्लेरेशन के अंदर क्या हुआ था कि जो एक स्टेटमेंट इशू करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो फर्स्ट वॉर में हुई थी, उन्होंने यह कहा था कि एक हम एस्टेब्लिश करेंगे होम नेशन फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन, जो कि पहले एक ओटोमन एम्पायर का रीजन था, जहाँ पर अब जो जूइश पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में रह गई है। तो इस आइडिया को इंडोर्स करते हुए जो जूइश पीपल है वो इमिग्रेट करते गए पैलेस्टीन में, तो जिसकी वजह से जो इसराइल है वो बन गया 1948 के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही, तो इसकी वजह से क्या होने लगा, जो पैलेस्टीनियंस है और जो इसराइल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। तो जिसकी वजह से जब ये इसराइल बना तो और जो पैलेस्टीनियन है उनको क्या बनना पड़ा, रेफ्यूजीज बनना पड़ा, तो जिसकी वजह से वो उनको पैलेस्टीन को छोड़ के जाना पड़ा। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करने लगे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होने लगी। तो पैलेस्टीनियन क्या चाहते थे कि हम अपना एक अलग से अभी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, हम ऐसे नहीं रहना चाहते कि थोड़ा सा पार्ट हमें इधर दे दिया, थोड़ा सा पार्ट इधर दे दिया। तो जो पैलेस्टीनियन है तो यही कहते हैं कि जो इसराइल है उन्होंने हमारे ऊपर गलत कब्जा किया है, ये हमारा पहले पार्ट था और हमारा अभी भी रहना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इसराइल है वो अपने बॉर्डर को डिफेंस करता है पूरी अच्छी तरह, जैसे कि वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में, एटसेट्रा में। तो और जो पैलेस्टीन की इंटरनल पॉलिटिक्स है तो उसमें यह कहा गया कि अब हमको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और हमें अपना स्टेट है जो दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें पता है कि जो पैलेस्टीन या गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर अब हमास की सरकार चल रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो हमें पीस नेगोशिएशंस करनी चाहिए। तो क्या हुआ, न्यूमरस पीस नेगोशिएशन भी करे बट वो फेल हो गई, क्योंकि तो जो पैलेस्टीनियन है ये चाहते थे कि हमें अपना अलग देश चाहिए और इसराइल कहता था कि हमें अपना अलग देश चाहिए। तो वो दोनों मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, जो जिसकी वजह से वायलेंस, टेररिज्म, मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह चलते रहे। तो जिसकी वजह से जो ये लड़ाई है ये बढ़ती गई। तो अगर हम इसका की इशू माने तो इसमें क्या हो सकता है, इसराइली सेटलमेंट और जो पैलेस्टीनियन का रेफ्यूजी बनना जो उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करा, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत बन गई पैलेस्टीनियन के लिए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके रीजनल इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ब्रिटिश ने इसको डिक्लेरेशन कर दिया तो 1948 में जब इसराइल बना तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक फुल स्केल वॉर हुई थी 1948 में, अरब इसराइली वॉर। तो 15-16 मई को जो 4 आर्मीज हैं जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और इराक की, उन्होंने इन्वेट करना शुरू कर दिया इसराइल को लेबनान की तरफ से। तो वॉर में क्या हुआ, जैसा कि पता है कि इसराइल बहुत ज़्यादा एक पावरफुल मिलिट्री है, तो इसराइल इसमें जीत गया। और इसराइल ने क्या करा कि जो उसके थोड़े से और पार्ट्स थे वेस्ट बैंक के या आप कह सकते हैं पैलेस्टीन के, उसको भी और ज़्यादा कब्जा, और जो पैलेस्टीनियन है उन्होंने अपना और ज़्यादा एरिया खो दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसराइल मैक्सिमम टेरिटरीज बियॉन्ड द पार्टीशन बॉर्डर फॉर अ प्रपोज जूइश स्टेट एंड इनटू द बॉर्डर फॉर अ प्रपोज पैलेस्टीनियन अरब स्टेट। तो जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट है उन्होंने 1949 में एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया इसराइल के अंदर। में क्या कहा था कि जो भी जिसके पास टेरिटरीज आ गई हैं अब वो उसके अंदर ही रहेगा, ना कोई ज़्यादा बाहर जाएगा ना कोई ज़्यादा अंदर जाएगा। बट जो ये कॉन्फ्लिक्ट था उनके मन में अभी भी खटास थी कि ये जो हमारा एरिया है हम उसको वापस लेना चाहेंगे। तो ये वॉयलेंस था वो थोड़े थोड़े पीरियड में अपने आप शुरू हो जाता था, कि जैसे कि हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1967 तक तकरीबन हर साल 2 साल में ये थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया, कोई मिलिट्री के ऊपर अटैक कर दिया, एटसेट्रा। तो जिसकी वजह से जो इसराइल है वो ये और भी ज़्यादा अपना पैसा है वो अपनी मिलिट्री पे खर्च करना शुरू कर दिया उसने। तो ये स्ट्राइक्स और ऑपरेशन किया गया था वो 6 दिन तक चला सिर्फ। और जो 6 दिन के बाद इसराइल ने क्या करा, उसके जो कैप्चर कर लिया सारा एरिया, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से ले लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से ले लिया,
इसलिए हमें पता है कि जो वेस्ट जेरूसलम है वो पहले ही इसराइल के पास था, अब ईस्ट जेरूसलम भी इसराइल के पास आ गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो जेरूसलम है, जेरूसलम का पूरा कंट्रोल अब इसराइल के पास आ गया। तो जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा पड़ गया। तो एक और मेन कारण बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का कि जेरूसलम का स्टेटस, और जो उसके अंदर जो अल अक्सा मॉस्क है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं। तो जिसकी वजह से जो पैलेस्टीनियन है और जो इसराइली फोर्सेस है उनके ऊपर, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो जब इसराइल है वो ये कहने लग गया कि जो हमारी कैपिटल है आप वो हम जेरूसलम कर रहे हैं, बट जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जेरूसलम को माना नहीं है, बट जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो मानती भी हैं। तो जो उनकी मेन एम्बेसीज वगैरह होती हैं वो तेल अवीव में हैं। तो अगर हम देखें अभी इसराइल के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि उसकी जो कैपिटल है जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप वगैरह का एरिया, तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है चलती जा रही थी। तो इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा वॉर्स लड़े गए, जैसे कि 67 से 93, 93 से 2000, तो 1993 से 2000 इसके अंदर क्या किया गया था, ओस्लो पीस प्रोसेस किया गया था, जिसके अंदर जो यासिर अराफत हैं जो हमास के एक लीडर थे, उन्होंने इसराइली पीएम यित्जाक रेबिन को एक लेटर भेजा था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पीएलओ है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है कि इसराइल एग्जिस्ट करता है और हम अब टेररिज्म को छोड़ देंगे। बट जो जैसे कि हमें पता है कि जो ये पीस डील्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। तो 2000 में कैंप डेविड समिट के बाद जो ये फेलियर हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, दोबारा लड़ाई होना शुरू हो गई। तो सितंबर 2000 में दोबारा बोलना शुरू हो गया, क्योंकि जो एरियल शेरोन है जो इसराइल के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने एक प्रोवोकेटिव विजिट की अल अक्सा मॉस्क में, जो एक टेम्पल माउंट है जेरूसलम में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो अल अक्सा मॉस्क है उसमें ये चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही आते हैं, बट जो ये जूइश थे वो चले गए, तो जिसकी वजह से ये इनको अच्छा नहीं लगा पैलेस्टीनियन को, जिसकी वजह से दोबारा दंगे भड़क गए। और अब हम देखते हैं कि 2006 में जो पैलेस्टीनियन की लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए उसके अंदर हमास पे मेजोरिटी से जीत गई और पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएस है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने सारे फंड्स वगैरह सब रोक दिए हमास के लिए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमास है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसराइल को, और वायलेंस को छोड़ना पड़ेगा और पीस पैक्ट साइन करने पड़ेंगे, तभी हम तुम्हें मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे हम। तो जो जून 2006 में क्या हुआ, एक वेल प्लान ऑपरेशन किया गया, जिसमें क्या हुआ, हमास ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया गाजा वाला और इजरायली टैंक को अटैक किया, जिसकी वजह से 2 आईडीएफ सोल्जर्स की डेथ हो गई और किडनैप कर लिया गया एक इजरायली सोल्जर को और उसको गाजा स्ट्रिप में वापस ले गए। और इसके बाद क्या हुआ कि रॉकेट फायरिंग की गई हमास के द्वारा गाजा स्ट्रिप से इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से जो हमास और इसराइल में दोबारा से युद्ध शुरू हो गया। तो उसके बाद भी चलो युद्ध थम जाता है थोड़े टाइम बाद। फिर 2021 में एक अनदर वॉर शुरू हो गई इसराइल और गाजा के बीच में, जिसके अंदर तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे थोड़े थोड़े टाइम बाद 1947 से अभी तक काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े जा चुके हैं इसराइल और पैलेस्टीन के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये 2023 का युद्ध है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो युद्ध है ये इसमें 1947 से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम्स इसराइल ही विनर होता है, क्योंकि उनकी जो उनकी एजेंसी है मोसाद, एक वन ऑफ द वर्ल्ड पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको पहले से ही खबर मिल जाती है या वो उतनी सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से जो अटैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोक पाते हैं। बट इस बार क्या हुआ देखते हैं कि ये मोसाद ने ही जान करके करवाया है, ताकि जो ये इसराइल है वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को दोबारा से हथिया ले, ना कोई ये मोसाद का फेलियर है। तो ये बाद में ही पता लग पाएगा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो। और जैसे कि हमें पता है कि जो नवंबर 2022 में इलेक्शंस हुए थे और 37th गवर्नमेंट आई है, कोलिशन गवर्नमेंट आई है बेंजामिन नेतन्याहू की, और वो एक फार राइट पॉलिटिशियन है और उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है वो इसराइल के अंदर ही। मतलब कि कह सकते हैं कि इसराइल के अंदर खुद ही एक युद्ध छिड़ गया था थोड़े टाइम पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि हमास ने इसके ऊपर फ़ायदा उठाकर ये इसराइल के ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है कि अक्टूबर में भी अब इन्होंने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर्स हैं ये कितनी कंट्रीज़ में चल रही हैं, या जो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे जो वर्ल्ड में पूरी तकरीबन 100 कंट्रीज़ हैं, तो एक डेटा के हिसाब से तकरीबन 33 से 34 कंट्रीज़ के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है, और इसकी जो ड्यूरेशन है या कोई इसकी सेवेरिटी है वो सब के अंदर डिफरेंट है। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे कोई कह सकते हैं सिविल वॉर है, कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की है, कोई टेररिस्ट इंसर्जेंसी है, कोई वॉर है। अब हम देखते हैं जैसे कि सबसे कॉमन टाइप है जो कॉन्फ्लिक्ट की वो है टेररिस्ट इंसर्जेंसी, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो उसमें इन्वॉल्व सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एटसेट्रा।
अगर हम बात करें ये किस किस कंट्रीज़ के अंदर चल रही हैं, जैसे कि अल्जीरिया, बुर्किना फासो, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गाना, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, नाइजर, सूडान, तंजानिया, टोगो, टूनीशिया, युगांडा, यमन। इसके अंदर सारी टेररिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो पीपल हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिविल वॉर्स की। सिविल वॉर्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इश्यूज, या कोई ऐसा फैसला ले लिया गया जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा, जैसे कि इसराइल में भी एक सिविल वॉर होने ही वाला था, या जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिविल वॉर के जो कंडीशंस थी वो बन गई थी जब इमरान खान को वो जेल में डाला गया था। तो इसके अंदर कंट्रीज जैसे कि आते हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान का राज आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इथोपिया, लीबिया, माली, सूडान, सीरिया एक्सेट्रा। और जो तीसरा कारण है वो है ड्रग वॉर्स का। ड्रग वॉर्स भी एक वायलेंस और अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जैसे कि कोलंबिया और मैक्सिको में बहुत ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई की जाती है और ड्रग ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में। और जैसे कि हमें पता है कि जो रशिया, या यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्टीनियन कंट्रीज है, फुल स्केल वॉर लड़ रही हैं कि ज़मीन के लिए, कि हम ये हिस्सा ये हमारा होगा एक्सेट्रा, इन चीज़ों के लिए। तो और जो एथनिक वायलेंस है ये भी बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं जो उनके बीच में लड़ा जा रहा है, जैसे कि हमें पता है कि जो साउथ सूडान में अभी जो वायलेंस हुआ था वो एक एथनिक वायलेंस के रूप में कहा गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये सिविल वॉर्स हो रही है, ड्रग वॉर्स हो रही हैं, फुल स्केल वॉर्स हो रही हैं, एथनिक वायलेंसेज हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्या इसकी वजह से हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि जो ये वॉर है वो कितने दिन तक चलती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ये रशिया यूक्रेन का युद्ध है वो 1.5 साल से ज़्यादा चल चुका है और अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सिर्फ उधर जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो आम लोग हैं वही सफ़र कर रहा है। तो देखते हैं अब हम क्या होता है, जो इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में कोई पीस प्रोजेक्ट होता है, या जो इसराइल है वो सारे वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप को हथिया लेता है, क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये पहले कह रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो पानी की वजह से होगा, तो अब आप क्या समझ सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड वॉर 3 है ये पानी की वजह से ही होगा, या जो ये इन कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं अलग अलग टाइप की, सिविल वॉर, ड्रग वॉर, ये इनकी वजह से होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट।